स्वागत है। ब्रह्मांड 2.0 में स्वागत है आप सभी का। तो ब्रह्मांड 2.0 बैच, देखिए कोई भी बैच कैसा चल रहा है वो तय करता है कि उसके आसपास जो भी एग्जाम हो उसमें आपके बैच से सवाल मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो तय करता है। जब मैंने बैच शुरू किया रसगुल्ला उस समय मुझसे कहा गया था कि सर ये बैच एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, किसके लिए बैच है? तो मैंने हरदम कहा है कि आपका पीसीएस लेवल तक का एग्जाम में से क्लियर करवा दूंगा, आप वहां तक पहुंच जाओगे। ये मैंने आपसे कहा। कल सबसे बड़ा एग्जाम भारत का होता है जिसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024। कल उसका पीटी का एग्जाम था, इसको आप आईएएस का एग्जाम कहते हो। कल उसका पीटी का एग्जाम हुआ था और कल देखो हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं साइंस और पॉलिटी और करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो साइंस के सवाल नहीं आए थे उसमें, पॉलिटिकल सवाल पूछे गए हैं। 8-9 सवाल पूछे गए पॉलिटी के, मतलब सवाल तो 10-11 सवाल आए थे, उसमें से 8-9 सवाल आपकी क्लास से पूछे गए सवाल हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। दिखाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी क्लास सवाल आए। दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा एग्जाम पूरे भारत में होता नहीं है। और ब्रह्मास्त्र बैच की कीमत चाहे कम हो, लेकिन ये बैच बहुमूल्य साबित होगा। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मैंने अपने दिल के बिल्कुल पास से आपको पढ़ाया है। ब्रह्मास्त्र 1 हो, ब्रह्मास्त्र 2.0 हो, ये दोनों बैच मुझे हमेशा याद रहेंगे। अपने टीचिंग करियर के सबसे स्वर्णिम बैच के रूप में मुझे याद रहने वाले, ठीक है? देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 जो है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, और अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर तो आप सवालों को जवाब ठीक कर ले जाओगे, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन दोस्तों आयोग जो है गठित किए गए? आप चेक करना दोस्तों। पॉलिटी का आपके लास्ट क्लास थी और उसकी हेडिंग थी आपके विविध, उसकी हेडिंग थी, चेक करना आप जो है। और मैंने वहां पर दोस्तों आपको कुछ कमेटी पढ़ाई थी, याद कीजिए कुछ कमेटी मैंने पढ़ाई थी आपको, और उस कमेटी के अंदर जो है मैंने कमेटी दिखाई थी आपको, जस्टिस कुलदीप सिंह समिति दिखाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि कमेटी जो है इसके द्वारा भारत में चौथा परिसीमन आयोग जो है इसका निर्माण हुआ था। फिर मैंने कहा था आपसे कि 1952 के अंदर पहली बार हुआ, 62 में दूसरी बार हुआ, 72 में तीसरी बार हुआ और 2002 में चौथी बार हुआ है। तो अब तक कुल 4 बार जो है परिसीमन हो चुका है। आर्टिकल नंबर 82 में इसका जिक्र है। और मैंने कहा था आपसे कि 84वां संविधान संशोधन जो है परिसीमन संबंधित है। ये सारी बातें मैंने आपको वहां पर कही है। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में चेक कर लेना, आपके पास नोटबुक आपकी होगी। पॉलिटी की अंतिम क्लास का कमेटी टॉपिक आपके टॉपिक था जो मैंने आपको लिखाया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 4 इसका आंसर हो गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास के अलावा कहीं और सवाल नहीं पूछे गए, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर सिविल सर्विस एग्जाम कोचिंग की बात करोगे आप तो लगभग फीस जो है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में तो होगी, इससे कम कोई फीस तो नहीं होगी। आप तुलना कीजिएगा, कहां एक तरफ आपके थॉमस बैच और कहां तरफ आपके यूपीएससी का कोर्स है। मैं केवल तुलना करने की बात कर रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए तो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें संशोधन किया? आपके याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जो 21वां संविधान संशोधन है वो याद कीजिए, मैंने कहा इसके द्वारा सिंधी जो लैंग्वेज है उसको जोड़ा गया। फिर 71 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसके द्वारा जो नमक है, नेपाली, मणिपुर, कोकणी जो है इसको जोड़ा गया। और जो 92वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है जो बोडो मास है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जो है इन चार को जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सवाल पूछ रहा है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है? तो कौन सी है? 3 नेपाली, मणिपुर, कोकणी है ना? तो कोकणी, मणिपुर, नेपाली, तो 1 2 3 का करेक्ट आंसर हो गया। ये पॉलिटिकल सवाल भी आपकी कॉपी के अंदर नोट होगा, चेक कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है आपसे पूछा गया? देखिए कथन नंबर फर्स्ट है, नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 कै में लिखी हुई है। याद कीजिए, मैंने कहा था आपसे भाग 9 ए और भाग 9 बी, ये 3 भाग है ना। ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां और 75वां। याद कीजिए, पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में और सहकारी, सॉरी 75 यहाँ पे 97 संविधान संशोधन। तो 97 वाला किसमें था? ये सहकारी समिति में था। तो 9 1 में नगर पालिका है, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 है। आपात उपवन संविधान के भाग 18 में दोस्तों आपके याद कीजिए, भाग 18 में आर्टिकल 352 से 60 के बीच में जो है 18 के अंदर आपात उपवन जो है इसका उल्लेख किया गया, ये भी ठीक बात है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 220 में दिए गए। देखो ये संविधान के भाग वो बहुत कम पूछता है ना, अधिकांश टाइम वो अनुच्छेद पूछता है। इस बार उसने भाग पूछ लिए और मैंने आपको हर भाग याद करवाया। आप तो छोड़िए, मैंने लिखाने के बाद तो छोड़िए, मैंने हर बात याद करवाया आपको और हर बार आपकी कॉपी के अंदर नोट आप चेक कीजिएगा। तो संविधान का जो भाग 20 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसकी बात की गई है। तो ये भी पॉइंट ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे पॉलिटिकल सवाल दिखा रहा हूं कि हम वो पूरी पढ़ चुके हैं ना। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस दोस्तों आर्टिकल के अंदर रखेंगे? निजता का अधिकार कुछ वहां से देखिए, याद कीजिए, राइट टू प्राइवेसी, जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 मैंने कहा था ना। और केस कौन सा है? केस आपका पुट्टास्वामी केस है। मैंने इसमें 5 6 केस आपको लिखाए थे, नवतेज कोर केस, पुट्टास्वामी केस आपके, और भी बहुत सारे केस इसके अंदर लिखवाए, याद कीजिएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स आपके आधार कार्ड वाला केस आपको याद होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसमें ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन दोस्तों? याद कीजिए, मैंने कहा 9 तारीख को बैठक तो हुई थी आपकी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे आपके? वो बने सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी दोस्तों 11 तारीख को आपके जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो बाबूजी बनते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है? ये सवाल भी आपकी कॉपी के अंदर मिल जाएगा ना। आगे देखिए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा जारी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल दोस्तों ये कुछ आपके कुछ जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची लिस्ट की गई है और पूछा 2023 में कौन शामिल हुआ है। अगर आप तिरंगा बैच आपने दिया होता है, मैंने फ्री दिया है ब्रह्मास्त्र 2.0 में, तिरंगा जो बैच था उसमें देखना, ये मैंने आपको यूनेस्को वाला सब कुछ लिखा है कि भारत की अब तक जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज है सारी यूनेस्को में लिखाई है। मैंने कहा था कि 2023 रियाद के अंदर, दुबई, रियाद सऊदी अरब के अंदर जो बैठक होती है उस बैठक में भारत की 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल होती है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 41वें नंबर की और होलेश्वर मंदिर 42 नंबर का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 तीनों आपके आंसर होगा। तो केवल 2 करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर, ठीक है? आगे देखिएगा, संसद में दोस्तों धर्मविधेयक पूछूं आपसे, देखो सवाल पूछ रहा है कि संसद में मनी बिल जो है उसके संदर्भ में कुछ दोस्तों स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ब्रह्मास्त्र बैच वाला दोस्तों आराम से इसको निकाल ले जाएगा। देखिए आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पढ़ो। मैंने आपसे मनी बिल दोस्तों बार-बार कहा था कि आर्टिकल 109 और 110 ये दोनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो मनी बिल दोस्तों की परिभाषा कहां पर है? वो आर्टिकल नंबर 110 में आपके मनी बिल की डेफिनेशन है, ठीक है? और मनी बिल जो है उसके संबंध में जो प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 109 के अंदर है। आप चेक करना अपने बैच के अंदर ना। तो ये मैंने आपसे कहा, ठीक है? मैंने कहा मनी बिल जो है इसमें ये केवल और केवल कहां पेश होता है? केवल और केवल शुरुआत में कहां पेश होगा? जो लोकसभा होने वाला है वहां पे आपके दोस्तों आपके ये प्रस्तुत होने वाला है। मैंने आपसे कहा राज्यसभा जो है वो इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास ये पावर दोस्तों नहीं है, क्योंकि यहां पर लोकसभा जो हमेशा पावरफुल दोस्तों होने वाली है राज्यसभा से। और मैंने कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो मान लिया जाएगा कि लोकसभा के अंदर जो है उस दल के पास, उस सरकार के पास बहुमत नहीं होगा, ये ऐसा मान लिया जाएगा। मैंने कहा था बजट जो है वो भी मनी बिल होता है, विनियोग विधेयक मनी बिल होता है, सारी बातें हमने की थी, ठीक है? अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखो, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना दोस्तों होगा। कोई रसगुल्ला बाध्यता नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, राज्यसभा कुछ भी कहे इसके अंदर, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती
सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, उसकी बात को माने ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों गलत हो गया यहाँ पर। अब देखो इसका ऑप्शन देखो आप लोग ना, इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों गलत हो चुका है, ये हट चुका है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक बात है। मैंने आपसे कहा ना लोग सोचते केवल आर्टिकल नंबर 10 ही है ना, 109 भी है। धन विधेयक मनी बिल राज्यसभा में पुनः स्थापित दोस्तों नहीं कर सकते, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, आपकी नहीं कर सकते। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकता है या चेंज के लिए सुझाव दे सकता है। अनुमोदन सुझाव ठीक बात है, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक बात है ना। तो 1 2 3 तीनों ठीक है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। ये मनी बिल का सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है, अगर आप मेरा एक रील मैंने डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप चेक करना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर मैंने रील डाली है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहां पर चेक करना। मैंने रील डाली उसमें एक मेरी क्लास है 20 सितंबर 2023 है ना, आप भी चेक कर सकते हो उसको YouTube के ऊपर 20 सितंबर 2023 की क्लास है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दोस्तों मैंने 2 सवाल पढ़ाए ना, उसमें मैंने एक सवाल के अंदर 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे और वो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी के अंदर हूबहू आपको मिल जाएंगे। आप चेक करना दोस्तों, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था आपके, ये मैंने कहा था कि ये 2026 के बाद जो परिसीमन होगा तब दोस्तों लागू होने वाला है, मतलब ये 29 से पहले लागू नहीं हो पाएगा, मतलब दोस्तों ये 18 जो लोकसभा होगी उसमें लागू नहीं हो पाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अधिनियम बनने के बाद दोस्तों 15 वर्ष के लागू होगा, ठीक बात है। पहले 15 वर्ष के लिए कहा गया, फिर बाकी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन जरूर देखना ना, चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना, चाहे आप YouTube पर सीधा डाल देना 20 सितंबर 2023 कुमार गौरव क्लास, मेरी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लेना उसके अंदर, वहां पे सारे पॉइंट एक एक पॉइंट आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें एससी के लिए आरक्षित कोटे के भीतर एससी की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, वो कहानी याद कीजिए जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी प्रतिषेध के बारे में, याद करो 5 रेट दोस्तों, परमादेश याद करो, मैंडेमस, क्यूओ वारंटो, इसके अलावा हेविज कॉर्पस दोस्तों, एक था प्रतिषेध प्रोहिबिशन और एक कौन सा एक था उत्प्रेषण। मैंने आपसे कहानी सुनाई थी कि दोनों जो आपके प्रतिषेध उत्प्रेषण होती है, ये अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट होती है, जारी होती है। एक कहानी सुनाती है, एक दोस्त आपके भाग रहा है आगे आगे दोस्तों नाला था, वो दोस्त कूदने वाला था, पीछे वाला दोस्त पुकारता है रुको रुको रुको, मतलब कि दोस्तों अभी कूदा नहीं है ना, एक तो कूद चुका है, मतलब थक तेरी की कूद चुका है, वो कौन सा कूद चुका है आपके उत्प्रेषण, डिसीजन दे चुका है, ठीक है। और डिसीजन देने वाला है नहीं दिया तो प्रतिषेध हो गया। तो लोअर कोर्ट को डिसीजन देने से रोकने के लिए क्या होता है, प्रतिषेध जारी होता है। अब देखिए सवाल कुछ है, प्रतिषेध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया आदेश है। ऑप्शन नंबर 1 साथियों, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी करते हैं, नहीं दोस्तों मैंने कहा ना कोर्ट के लिए होता है। संसद विधानसभा को महानिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, मध्य निषेध पर आपके, ये भी गलत बात है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध जारी, हां तो निचली अदालत जो आपके जो कार्रवाई चल रही है उस पर जो आपके रोक लगाने के लिए इसको जारी करते हैं, ठीक है। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आपका नोट्स का सवाल आपके सामने और हूबहू सवाल आपको यहां पर मिल जाएगा ना। आगे देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश आपके सामने, मैंने आपको तिरंगा बैच पढ़ाया था, वहां पर देख लीजिएगा आप लोग, मैंने आपको इंटेंजिबल साइट सारी, मैंने तो एक दिन मैंने सारी लिखवाई आपको, देखना वहां पर। तो उसमें मैंने गरबा डांस आपको नवीनतम डांस लिखवाया हुआ है, कुंभ का मेला इससे सॉरी दुर्गा पूजा उससे पहले वाला था, और गरबा डांस भारत का 15वें नंबर का इंटेंजिबल साइट होता है, मैंने आपसे लिखवाया हुआ है। सवाल आपको यहां पर मिल गया, ठीक है। ये सवाल दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले इकोनॉमिक्स की क्लास में करवाए थे, याद कीजिए। और जहां पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स की ना, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये कहां काम आएगा, और मैंने कहा था कि कहीं भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का इकोनॉमिक्स का सवाल आपके सामने देखिए, एक भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में सूची दी गई, ऑप्शन नंबर ये आपको सूची नंबर आपकी सूची दी गई, इसमें एक तरफ एक्टिविटी मिली है, एक तरफ सेक्टर आपके लिखे हुए हैं। देखो आपसे याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था जो कृषि जो होती है किस आती है, कृषि हमारी जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें आती है, और उस पर जो स्टोरेज जो होता है सर्विस जो होती है किस आती है, सर्विस आती है सेक्टर नंबर 3 में। तो कृषि उत्पाद जो है इनका जो भंडारण करने की जो सर्विस होती है वो किसमें आएगी आपके, वो सेवा के अंदर आने वाली, सेकेंडरी में नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ठीक है। डेयरी फार्म पूछूं आपसे, याद कीजिए कृषि पशुपालन दोस्तों, और जो डेयरी फार्म किसमें आते हैं वो प्राइमरी में आते हैं, ठीक बात है ना। खनिजों की खोज पूछूं आपसे, माइनिंग आपके माइनिंग किसमें, माइनिंग आपके फर्स्ट में आती है ना, माइनिंग किसमें आपके माइनिंग फर्स्ट में आती है, तब तक में नहीं आती, गलत हो गया ना। कपड़ा बुनाई पूछूं आपसे, मैन्युफैक्चरिंग से आप कीजिए नंबर 2 में आएगी, तब तक में आएगी, ठीक बात है। तो यहां पर 2 और 4 ठीक है। ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ गया, जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ सवाल था, और मैंने सवाल आपको ढंग से पढ़ाया था, आप आसानी से कर लोगे इसको, ठीक है। एक सवाल और देखिए, यह सवाल दोस्तों आपके जो हमारा जो पॉलिटी है वहीं से पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, ठीक है। याद कीजिए केशवानंद भारती केस था, उसमें लिख कर दिया था कि भाई साहब कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, आपके मतलब उस भाग को हटा सकती है, कोई नया भाग जोड़ सकती है, या कुछ भी नया चेंज कर सकती है, तीनों काम कर सकती है, ठीक है। परिवर्तन मतलब जोड़ सकती है, परिवर्तन मतलब कम अधिक कर सकती है, निरसन मतलब आपके रिमूव कर सकती है, तीनों पावर उसके पास होंगी। तो और 1 2 3 तीनों पावर होंगी, पर वहीं पर जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगी, नो चेंज होने वाला है। ये बात मैंने आपसे कही थी, याद कीजिएगा। तो ये सवाल आपसे यहां पर पूछ लिया है। तो ये आपके जो पॉलिटी था उसके सवाल मैंने आपको दिखा दिए। करंट अफेयर्स वाले सवाल मैंने सुबह वाली क्लास में दिखाए, लगभग 20 22 सवाल जो आपके एग्जाम में। अभी ज्योग्राफी वाले सवाल मैंने नहीं दिखाए क्योंकि ब्रह्मास्त्र 2.0 मैंने नहीं पढ़ाया ज्योग्राफी आपके। ज्योग्राफी मैंने जो ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया वहां पर 2 सवाल जो मिल जाएंगे, एक तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, ये सवाल पूछा गया है, इनका क्रम पूछा गया है, ठीक है। एक दोस्तों आपके जो गरसप्पा आपकी वाटरफॉल है, ये सवाल भी आया एग्जाम के अंदर। तो वो सवाल पॉलिटी में हमने पढ़ाया, पर ब्रह्मास्त्र 2.0 में नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने वो नहीं छेड़े, ठीक है। बाकी अब आप लोग को तय करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कितना पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है। और मैं फिर कह रहा हूं ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आपके हर एग्जाम की रीड की हड्डी होगा, जीके जीएस के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, आप दिल तो भेजते करो कम से कम, मतलब मैंने आपको भारत का सर्वोच्च एग्जाम दिखाया है। मैं बोल सकता था कि यार ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच 1 डे एग्जाम के लिए था, इसका सिविल सर्विस से कोई लेना नहीं है। फिर मैंने आपको पेपर दिखाया, उसके जो सवाल जो आपने पढ़ चुके हैं वो सवाल आपको दिखाए, और आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ा होगा कि परीक्षा में सवाल कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, जो पढ़ा हुआ है उसी में से घुमा फिरा कर सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो लिखिए, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, और मैंने आपसे यहीं पर कहा था कि हम जो है जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हमने शुरू किया था, याद है क्या आपको? हमने ये वाला सिस्टम शुरू किया, और मैंने इसमें आपसे कहा था कि जो वित्त जो होता है, जो फाइनेंस जो होता है, उसका लेन-देन इसके अंदर होता है, ठीक है। फाइनेंस मतलब क्या होता है, आपके पास मुद्रा है, मनी है, और उस मनी को आपके पास खर्च करने की पावर भी है, उस मनी पर आपका स्वामित्व भी है, तो वो फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। वही मैंने कहा दोस्तों आपसे कि जिस दोस्तों मार्केट के अंदर इसका लेन-देन होता है फाइनेंस का, वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। 2 टाइप का मार्केट होता है, एक मॉनेटरी मार्केट दोस्तों, एक कैपिटल मार्केट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए मॉनेटरी मार्केट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट आपका होता है। मॉनेटरी मार्केट के अंदर बैंकिंग सिस्टम होता है, इसको रेगुलेट करने की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में होती है। तो आपके सेकेंडरी जो मार्केट जो कैपिटल जो मार्केट है उसके अंदर शेयर मार्केट होता है, इसको रेगुलेट करने की पावर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास होती है। अगर दोस्तों हम कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को करते हैं, इस
उससे जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन कहते हैं। हम आपसे पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक वर्ड आता है, मुद्रा वर्ड आया था आपके कि मनी दोस्तों वर्ड जो आपके सामने आता है कि मुद्रा आपकी जेब में है और उस मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार आपके पास में वित्त कहलाता है। तो एक बार दो चार पॉइंट्स मुद्रा के बारे में लिख लीजिए, फिर हम मुद्रा का चैप्टर अलग से भी पढ़ेंगे ना, M0 M1 M2 M3 हम अलग से पढ़ने वाले हैं। और एसएससी के हर एग्जाम में M0 M0 M1 M2 हाई पावर मनी, रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं ना, वो हम अलग से पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी अलग से पढ़ेंगे ना। अभी आप थोड़ा सा लिख लीजिए मनी के बारे में, लिख लीजिए, देखिए मुद्रा, ठीक है। आप लिखिए हेडिंग, पहले हम लिखिए मुद्रा के बारे में, फिर हम वापस जो है वो मुद्रा बाजार के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मुद्रा बाजार में आने से पहले हम मुद्रा पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मनी, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मनी बोलते हैं ना। मैंने जब इकोनॉमिक्स शुरू की तो मैंने आपसे कहा था तो पूरी जो इकोनॉमिक्स आपको मनी के चारों ओर घूमती है, मनी उस इकोनॉमिक्स की धुरी होती है। ये कहने वाले कौन थे, जॉन मॉर्सल। लिखिएगा सुनो, जॉन मॉर्सल साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा था, जॉन मॉर्सल साहब जो है इन्होंने कहा था कि जो मनी जो होती है, जो मुद्रा जो होती है, मुद्रा जो होती है ना, मुद्रा जो अर्थव्यवस्था जो होती है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी होती है ना। जो मनी होती है किसकी, आपके जो अर्थव्यवस्था होती है इसकी धुरी होती है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। मुद्रा जो अर्थव्यवस्था है इसकी धुरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मुद्रा जो होती है वो जो इकोनॉमी जो है हमारी उसकी एक्सिस होती है, एक्सिस, ठीक है। धुरी का मतलब क्या होता है, धुरी का मतलब एक्सिस होता है, ये आपको नोट करना है। मतलब एक्सिस का मतलब क्या है आपके कि जिसके चारों ओर से मुद्रा घूमती है ना। मान लीजिए कि ये दोस्तों आपकी इकोनॉमी जो है वो कुछ दोस्तों इस प्रकार आपकी घूम रही है, ये आपकी इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका एक्सिस दोस्तों होने वाला आपके जिस दोस्तों एक्सिस पे आपके जिस दोस्तों एक्सिस पे घूम रही है ना, आपके जिस पर ये घूम रही है वो एक्सिस क्या होगा, वो मुद्रा होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वो एक्सिस जो है वो मनी होने वाला है, जिसके जिसके इर्द गिर्द जो है, जिस पर ये पूरा अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वैसे घूम रही है, वो एक्सिस आपका मनी होगा। ये इसकी आपके जॉन मॉर्सल साहब ने कहा, स्टेटमेंट है, कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो मनी का क्या यूज होता है आपके पास में, आपको दोस्तों कोई भी चीज का मूल्य निकालना होता है मनी में निकाल दो, ठीक है। जैसे आपकी बुक है, ठीक है, इस बुक है 2022 की बुक है, ठीक है। इस बुक का मुझे मूल्य निकालना है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बुक कितने मूल्य की है, इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर इसका प्राइस लिखा होता है कि इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए है। तो मनी जो होती है वो इस वस्तु का मूल्य निकालने का काम करती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपकी जेब में रुपया है तो आप जाओगे बुक स्टोर के पास में और आप कहोगे उससे करंट अफेयर्स वाला वार्षिक अंक दे दीजिए, वो आपको बुक दे देगा, आप उसको पैसे दे दोगे। तो वस्तु का जो एक्सचेंज होता है, जो विनिमय जो होता है, जो वस्तु खरीदने का साधन जो होता है, माध्यम जो होता है, वो मनी होती है। अगर आपकी जेब में दोस्तों, अगर आपकी जेब में गांधी है तो गांव में आपकी आंधी है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मैंने कहा आपसे मनी पूछूं आपसे, जो मुद्रा जो होती है इस मुद्रा का कार्य क्या होता है, लिखिएगा। जो मनी जो है कार्य क्या है इसका, तो कार्य दोस्तों से दो कार्य होते हैं, लिखिएगा आपके। एक तो किसी वस्तु की आपको क्या करनी है, मूल्य का मापन करना है, ठीक है। मूल्य जो होती है, जो वैल्यू जो होती है, इसका मापन करना हुआ तो आपके मनी काम आती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके जो विनिमय जो होता है, एक्सचेंज होता है, इस विनिमय का, जो विनिमय जो होता है, जो विनिमय होता है, इस विनिमय का साधन जो होता है आपके, वो कौन होता है, जो माध्यम जो होता है आपके, जो मोड ऑफ एक्सचेंज है ना, जो मोड ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, वो आपका मनी होता है। तो ये मनी के दो कार्य आपके सामने, ठीक है। मनी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, पर अभी हम मनी मार्केट के अंदर एंट्री करने वाले, इसलिए पहले मनी के बारे में थोड़ा पढ़ने, ठीक है। मनी के दोस्तों कुछ प्रकार होते हैं आपके। एक तो दोस्तों मेरी जेब में नहीं है इस समय, वो होता है आपके करेंसी, नोट हो गया, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 500 का दोस्तों नोट आपके, वो होता है आपके करेंसी जो होती है, पत्र मुद्रा जो होती है, वो दोस्तों पत्र मुद्रा होती है। एक कॉइंस होते हैं ना, धातु मुद्रा होती है, चांदी के सिक्के दोस्तों आपके, या फिर सोने के सिक्के, आपके कॉइंस जो होते हैं आपके, वो कॉइंस भी आपके मनी होती है, ठीक है। एक दोस्तों मुद्रा होती है आपके साख मुद्रा होती है, जैसे आपके चेक होता है ना, डीडी ड्राफ्ट आपके जो होता है, चेक जो होता है वो आपके जो साख मुद्रा होती है ना, उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी कहते हैं, साख मुद्रा बोलते हैं इसको। एक दोस्तों मनी जो होती है प्लास्टिक मनी होती है, एटीएम कार्ड होता है, वो प्लास्टिक मनी होती है। एक मनी वो होती है जो आपके जो कंप्यूटर के अंदर होती है मनी, जो आजकल खूब चल रही है, बिटकॉइन जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल करेंसी, या फिर इसको बोलते हैं आभासी मुद्रा, फिर बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। लिखिएगा, मैंने कहा आपसे मनी जो होती है ना, इस मनी के दोस्तों बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। जो मनी जो होती है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। आप लिखिए नंबर फर्स्ट कौन सा है, नंबर फर्स्ट मनी का टाइप होगा कौन सा आपके, वो है पत्र मुद्रा। कौन सा है, चलो पहले लिखो आप कॉइंस, धातु मुद्रा, ठीक है। पहला तो धातु मुद्रा हो गया, इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल कौन कौन जैसे जैसे सिक्के आपके, कॉइंस हो गए, कौन आपके कॉइंस, सिक्के दोस्तों हो गए, सिक्के हो गए। इसके अलावा सिक्के दोस्तों आपके चांदी के हो गए या सोने के सिक्के हो गए, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। धातु मुद्रा के अंदर ही आते हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, या फिर कॉइंस जो आजकल हमारे चलते हैं, वो सारे कॉइंस इसी में आते हैं, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों होता है पत्र मुद्रा होती है, क्या होती है, पत्र मुद्रा होती है, इसको क्या बोलते हैं आपके, पत्र दोस्तों मुद्रा जो होती है सेकंड नंबर होती है, ठीक है। करेंसी नोट क्या होता है, करेंसी नोट जो होता है ना, जो करेंसी नोट होता है वो हमारा सेकंड नंबर हो गया है। करेंसी नोट पूछूं आपसे, करेंसी नोट जो वही 500 रुपए का नोट हो गया आपके, 500 रुपए का नोट हो गया, करेंसी नोट ही होता है, तो करेंसी नोट नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। एक दोस्तों कौन सा, एक होता है छापना आपके, एक होता है लिखिएगा, वो होता है साख मुद्रा। कौन सा होता है, साख मुद्रा होता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट करेंसी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट करेंसी कहते हैं, ये आपको नोट करना, ठीक है। इसमें चेक दोस्तों, चेक जो होता है, जो चेक आप देते हो, कभी सुना हो सबने, चेक दे दो बैंक में जमा करा दो, चेक जो है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, डीडी दोस्तों ना, कोई आपको यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी है तो डीडी बनती है, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, डीडी कहते हैं इसको, ये सारी इसी में आती है, ठीक है। तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, क्रेडिट करेंसी के अंदर आते हैं। अभी बताऊंगा मतलब क्या है इसका, ठीक है। एक दोस्तों कौन सी होती है, एक करेंसी छापना आपके, एक करेंसी होती है, देखिए आपके वो करेंसी कौन सी आपके, एक करेंसी दोस्तों आपको कौन सी होती है, एक करेंसी देखिए आप, एक करेंसी और नोट करना, वो है आपकी प्लास्टिक मनी। कौन सी है, प्लास्टिक मनी, ठीक है। प्लास्टिक मनी कौन सी करेंसी है, प्लास्टिक मनी होती है एटीएम, क्या है, एटीएम जो होता है वो प्लास्टिक मनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो एटीएम होता है वो प्लास्टिक मनी होती है, ध्यान रखिए। एटीएम कार्ड जो होता है, एटीएम कार्ड जो होता है जिसको आप क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ये प्लास्टिक मनी होती है ना। एक लास्ट लिख लीजिए कौन सी है, लास्ट लिखिए दोस्तों आपके, और वो है क्रिप्टो करेंसी। कौन सी है, क्रिप्टो करेंसी भी आपकी करेंसी का मुद्रा से मुद्रा का भाग क्रिप्टो करेंसी होता है। इसको हम आभासी मुद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम आभासी या फिर वर्चुअल मुद्रा कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप छू नहीं पाओगे वो दोस्तों आभासी होता है, ठीक है। इसको आप छू नहीं पाओगे ना, वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। आपसे पूछे दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नोट कीजिए आप जो है, बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन तो ठीक इसका आंसर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बिटकॉइन इसका आंसर है। मैंने आपको करेंसी के कुछ टाइप, मुद्रा जो है कुछ टाइप बताया मैंने आपको ना। धातु मुद्रा वही जो सिक्का दोस्तों आपकी मेरी जेब में, वो धातु मुद्रा हो गया, ठीक है आपका। तो एक पत्र मुद्रा आपके वही जो रुपया आपकी मेरी जेब के अंदर, वो पत्र मुद्रा हो गया, करेंसी नोट हो गया, तो ये तो कॉइंस हो गए, तो करेंसी नोट हो गया, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके साख मुद्रा। देखो आप किसी भी दोस्तों दुकानदार के पास जाओगे और मान लीजिए आपको दोस्तों करना है, आपको मान लीजिए आपको एक समोसा खाना है, ठीक है। आपकी जेब में 10 रुपए का नोट है, चलिए ठीक है, चले जाइए, वो आपको नोट दीजिए, आप उसको वो आपको पैसा दे दो, आपको समोसा दे देगा, ठीक है। आपके पास मान लीजिए आपके नोट नहीं है, आपके पास ये वाली करेंसी नहीं है, आपके पास ये वाली करेंसी है, और आप 5-5 तो सिक्के लेकर रखते हो, और वो
कॉइन्स देते हो उसको, तो भी वो आपको दोस्तों मना नहीं करेगा, वो आपको जो है वो समोसा दे देगा, ठीक है? आप इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ, किसी को लेकर जाओ, दोनों में आपके, इन दोनों में आपको तुरंत तुरंत क्या मिलने वाला है, तुरंत आपको जो है सामान मिलने वाला है। इनका दोस्तों एक्सचेंज पावर आपके बढ़िया होता है। पर दोस्तों वहीं पर दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपको समोसा खाना है और आप जाते हो वहां पर, तो सोच के देखो, आप गए समोसा खा लिया आपने, फिर आपने पूछा कितने रुपए का समोसा, उसने कहा 22 रुपए का है, आपने चेक काट के 22 रुपए का उसको दे दिया, क्या ये ले चेक भाई साहब, ये सो वो बोलेगा भाई साहब पैसा निकालो, पैसा निकालो, चेक नहीं चाहिए हमको, हमें पैसा चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये जो मुद्रा है, सात मुद्रा सो, इसको कोई भी दुकानदार या भारत में कोई भी बंदा जो है वो इसको लेने के लिए बाध्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इन दोनों को लेने के लिए बाध्य है भारत का हर व्यक्ति, हर दुकानदार, हर कोई व्यक्ति जो है वो इन दोनों को लेने के लिए बाध्य है, इसको कॉइन्स को और आपके रुपया को। पर दोस्तों वहीं पर चेक डीडी दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई बंदा लेगा, बाध्य नहीं है, ठीक है? यहां पर दोस्तों स्वीकार करने की कोई भी बाध्यता नहीं है, ये आपको नोट करना है, अभी लिखा हूं इस पॉइंट को, ठीक है? बाकी दोस्तों प्लास्टिक मनी दोस्तों होती है, आपके एटीएम कार्ड्स होता है, जहां पर मशीन होती है वहीं पर स्वैप कर सकते हो, बाकी हर जगह आप स्वैप नहीं कर पाओगे, ठीक है? बाकी दोस्तों लीगल करेंसी है ही नहीं, कौन सी आपकी जो बिटकॉइन दोस्तों होती है वो लीगल करेंसी है ही नहीं, ये आप जानते हो, ठीक है? अच्छा, अगर पूछूं आपसे कि सोना चांदी, 100 रुपए का नोट दोस्तों, और एटीएम कार्ड और चेक, इन पांचों में से किसकी लिक्विडिटी अधिक होती है, किसकी तरलता अधिक होती है? आपकी जिसके पास में एक्सचेंज पावर सर्वाधिक होगी, उसकी दोस्तों आपकी जो लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, वो अधिक होती है, उसमें तो करेंसी जो होगी ना आपके, उसकी होगी, ठीक है? कॉइन्स होगा या रुपया होगा दोस्तों, उसकी होने वाली तरलता, ठीक है? जो कैश होगा, जो आपकी जेब में कैश होता है ना, उसकी पावर दोस्तों कहीं अलग ही होती है ना, उसको कोई मना नहीं कर पाता है। तो एक्सचेंज पावर कैश की सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिए। चलिए लिखिए, दो तीन पॉइंट लिख लीजिए, आप मेरे साथ में नोट लिखिएगा, लिखिए, नोट लिखिएगा आपके, लिखिए नंबर फर्स्ट, सात मुद्रा को, सात मुद्रा को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है, बाध्यता नहीं होती है। स्वीकार करो मत करो कोई बाध्यता नहीं है, पर रुपया लेना पड़ेगा। अगर कोई बंदा रुपया दे रहा है किसी एक्सचेंज के बदले में, तो आप मना नहीं कर सकते कि मुझे डॉलर चाहिए, नहीं, रुपया आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो सात मुद्रा को स्वीकार करने की बाध्यता है वो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। सेकंड पूछो दोस्तों आपसे, सेकंड लिखिएगा आपके, लिखिए नकदी की, लिखिए नकदी की तरलता सर्वाधिक होती है, नकदी की तरलता सर्वाधिक होती है। आप ऐसे लिख दीजिए, एक्सचेंज पावर इसमें सर्वाधिक होगी, उसकी लिक्विडिटी जो है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो भी अधिक होगी। तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब आपकी लिक्विडिटी होता है, ठीक है? तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब एक्सचेंज पावर होती है, ठीक है? तो कोई भी वस्तु खरीदनी हो आपको, आपको दोस्तों सब्जी मंडी जाना है और वहां दोस्तों आप सोच लो कि आपका चेक चल जाएगा, आपका डीडी चलेगा, नहीं चलेगा, वहां पर कैसे चलेगा रसगुल्ला? वहां कोई दोस्तों आपका चेक नहीं लेने वाला, उनको चाहिए कैश आपसे। अगर आपकी जेब में गांधी है तो आपकी पूरी गांव में आती है रसगुल्ला, ठीक है? वही दोस्तों बात है, गांधी जिसके जेब में है ना, उसकी वैल्यू है, वही आपको मुद्रा के बारे में यहाँ पे नोट करना है, ठीक है? बाकी एम नोट क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, मैं केवल एक लाइन में लिख रहा हूं, अभी जो है इसको समझाऊंगा मैं आपको आज से 2-3 दिन बाद में, चिंता ना करना, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा एम नोट, M1, M2, M3 का। पर यहीं पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, केवल केवल लिखना है आपको ना, केवल लिखना है, देखिए M1, M2 और M3, बस ऐसे लिख दीजिए। M नोट लिखिए, इसको बोलते हैं हाई पावर मनी। क्या बोलते हैं इसको? हाई पावर मनी है। क्या होती है क्या नहीं होती है वो 2 दिन बाद समझाएंगे आपको, ठीक है? इसी को बोलते हैं रिजर्व मनी। क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व मनी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो M1 जो होती है इसको बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं इसको? नैरो मनी कहते हैं इसको छापना। इसको बोलते हैं हम संकीर्ण मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो M3 होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉड मनी कहते हैं, इसको हम लोग जो है विस्तृत मुद्रा कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? इसको हम जो है समग्र मुद्रा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस लिख लीजिए, कभी-कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि M नोट क्या है, M1 क्या है, M3 क्या है। बस ये लिख लीजिए आप, बाकी हम आगे इसके बारे में पूरा समझाएंगे आपको। M नोट में क्या शामिल है, M1 में क्या शामिल है, M3 में क्या शामिल है, वो सारी बात आप आगे स्टेप बाय स्टेप करने वाले, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? अभी तो आप 3 पॉइंट नोट कीजिए, M1, M2, M3 तो क्या होती है, ठीक है? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम पहले जो है हमने आपसे कहा दोस्तों, हमने कहा कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें दो चीजें, एक तो है मॉनेटरी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट, ठीक है? अब मनी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसमें मैंने कहा इसमें बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो इसमें आता है, ठीक है? तो हम पहले पढ़ेंगे इसका, हम पहले पढ़ेंगे जो बैंकिंग सिस्टम है उसका इतिहास क्या है, फिर जो भारत की महत्वपूर्ण बैंक है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको रेगुलेट करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको पढ़ेंगे, फिर दोस्तों हम जो है कैपिटल मार्केट की ओर आएंगे, यहाँ पर शेयर मार्केट को पढ़ लेंगे, वहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा की पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं रसगुल्ला। देखो मैंने आपसे कहा सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, जो फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है? फिर मैंने कहा दोस्तों ये इसका लेन-देन कहां पर होता है, इसका लेन-देन होता है फाइनेंशियल मार्केट जो है यहां इसका लेन-देन होता है, ठीक है? फिर मैंने कहा आपसे इसमें दो मार्केट होते हैं, एक तो मुद्रा बाजार होता है और एक कौन होता है, एक आपका पूंजी बाजार होता है, ठीक है? फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे इसके अंदर जो भारत का बैंकिंग सिस्टम जो है वो आता है और इसके अंदर भारत का जो शेयर मार्केट जो है वो आता है, ठीक है? फिर मैंने कहा आपसे इसको कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? और इसमें कौन आपके इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए हमारे पास ये चार स्टेप, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे बैंकिंग को, ठीक है? सेकंड नंबर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, थर्ड नंबर पे शेयर मार्केट पढ़ेंगे और फोर्थ नंबर पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। ये चार टॉपिक हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लिखिए पहला नंबर लिखिएगा आपके बैंकिंग सिस्टम, लिखिएगा कोई भी एग्जाम देना आप जिसमें इकोनॉमिक्स आती है उसमें इसका सवाल निश्चित पूछता है आपसे, बैंकिंग सिस्टम जो है यहां सवाल उसको बन ही जाता है, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम इसका इतिहास देखने का है, सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं किस प्रकार सिस्टम दोस्तों भारत के अंदर तैयार हुआ, डेवलप हुआ। सिस्टम का मतलब एक तंत्र दोस्तों ना। देखिए सबसे पहले हमारा आपका जब मां के पेट में हम होंगे सबसे पहले हमारा भ्रूण बना होगा, ठीक है? उसके बाद कहीं पर हाथ बने होंगे, कहीं पर आंख बनी होंगी, कहीं पर पैर बने होंगे, कहीं पेट बना, कहीं नाक बनी, कहीं मुंह बना, फिर एक सिस्टम तैयार हो गया जिसको बोलते हैं हम आंख और मैं तैयार हो गए, ठीक है? तो बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें मिलकर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें से बैंकिंग सिस्टम पूछूं आपसे, इसका जो इतिहास है आपका मतलब कैसे सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं सिस्टम जो है वो डेवलप कैसे हुआ है, कहीं सिडबी, कहीं पर आपके नाबार्ड, कहीं पर एक्सिम बैंक, कहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं पीएनबी बैंक, कहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं पर आपके अंडरसेंड बैंक, दोस्तों ये सारी बैंक कैसे बन रही है ना, कैसे अस्तित्व में आ गई, उसका इतिहास हम लोग देखते हैं। तो इतिहास की दोस्तों खास बात यह है कि इतिहास को आपको हमेशा, इतिहास का मतलब क्रम से पढ़ना, ठीक है? इतिहास हमेशा कहता है कि मुझे क्रम से पढ़ो। इतिहास के अंदर एक बात छुपी हुई है, वो है उसको क्रम से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम भी क्रम से पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए देखिए नंबर फर्स्ट आपके 1770 लिखिएगा,
1770 से नंबर फर्स्ट है। आपको यहाँ दोस्तों होगा 1757 के अंदर हम दोस्तों आपके युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ प्लासी दोस्तों। उसके बाद में 1764 में वॉर ऑफ बक्सर हुआ था आपके। उसके बाद दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और दोस्तों बंगाल जो क्षेत्र है ना आपके, वहां का सारे अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आते हैं और वहां से जो ईआईसी है उसका दोस्तों रूल भारत के अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 77 से बात कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आपके कलकत्ता के अंदर जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। 1770 के अंदर जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना कहां से, कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना होती है 1770 के अंदर। आपको नोट करना है किसकी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला आधुनिक बैंक जो है वो यही वाला बैंक लिखिए। भारत का पहला आधुनिक जो बैंक है, भारत का पहला आधुनिक जो बैंक है वो कौन सा बैंक है, वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यहां से हमारा सिस्टम तैयार हो रहा है। भारत का पहला दोस्तों आधुनिक बैंक कौन सा है, वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर दोस्तों ये असफल हो गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। ये असफल हो गया क्योंकि इसके अंदर जो विदेशी पूंजी थी आपकी वो लगी हुई थी। ठीक है, इसके अंदर विदेशी पूंजी थी वो लगी हुई थी, सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। ये आपको नोट करना है। फिर भी भारत का पहला बैंक कौन सा था आपके, वो दोस्तों बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपको नोट करना है, ये भारत का पहला बैंक है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीन बैंक की स्थापना अलग अलग भारत के क्षेत्र के अंदर होती है। देखो दोस्तों, अगर बात करूं मैं आपसे अंग्रेजों की बात करते हैं, इसलिए कंपनी बात करते हैं, तो उसके भारत में तीन दोस्तों तीन सेंटर थे उसके ना। एक सेंटर उसका बॉम्बे था, एक सेंटर उसका मद्रास था और एक उसका सेंटर आपके बंगाल के अंदर था। ठीक है, तीन सेंटर उसके थे। हाँ, देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जो हमारा ईआईसी दोस्तों उसके तीन सेंटर थे आपके। एक सेंटर था बॉम्बे, कौन सा, बॉम्बे सेंटर था एक। तो एक सेंटर कौन सा, मद्रास, कौन सा, मद्रास सेंटर था एक। और एक सेंटर कौन सा आपके, एक है बंगाल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग आपके बैंक की स्थापना की। ठीक है, इसको बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं। यहाँ पर तीन दोस्तों अलग अलग बैंक जो है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल पूछा से 1806 स्थापना बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है इसकी। तो बैंक ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना 1806 के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल 1806 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे जो है इसकी स्थापना होती है ना। 1840 में 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके 3 साल बाद ही बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 के अंदर होती है, स्थापना है बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब होती है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीन आपके बैंक की स्थापना अलग अलग टाइम के अंदर भारत के तीन अलग क्षेत्रों के अंदर, तीन अलग अलग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर जो है वहां पर स्थापना होती है। नोट कीजिए। सबसे पहले 1770 के अंदर मैंने कहा आपसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना पर सफल नहीं हो पाता है, पर भारत का पहला आधुनिक बैंक वही था। उसके बाद तीन बैंक की स्थापना हो रही है। एक बैंक बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हो रहा है 1806 के अंदर। उसके अलावा 40 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित हो रहा है, 43 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास आपका स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद आपके 1865 के अंदर एक एक्ट आता है, इसका नाम है 1861 का दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक्ट आता है। और उसके बाद में 1865 के अंदर इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, आप यहां पर लिखिए 1865 स्थापना 1865 के अंदर जो इलाहाबाद बैंक है, जो इलाहाबाद बैंक है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, जो इलाहाबाद बैंक है उसकी स्थापना कब होती है, 1865 के अंदर उसकी स्थापना होती है। ये आपको दोस्तों नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों 1881 में, इसके बाद में 1881 लिखिएगा। इसके बाद में दोस्तों इतिहास का मतलब केवल घटनाएं होंगी। ठीक है, देखिए इसके बाद 1881 में एक बैंक की स्थापना हो रही है और बैंक बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। कौन सी है, अवध कमर्शियल बैंक जो है, अवध कमर्शियल बैंक जो है ये इसका नाम है। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1881 दोस्तों आपके अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, ये दोस्तों बैंक आपके भारतीय द्वारा संचालित पहली बैंक थी आपके, बहुत कम दोस्तों मात्रा में, फिर भी आपके पूछे ना आपसे कि भारतीय द्वारा संचालित, इंडियंस द्वारा संचालित पहली बैंक कौन सी, वो है अवध कमर्शियल बैंक। अवध तो आप जानते हो लखनऊ के आसपास क्षेत्र जो है उसको अवध कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा आपके भारतीय द्वारा संचालित, भारतीय द्वारा सीमित मात्रा में लिखना, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, सीमित मात्रा में संचालित पहली बैंक कौन सी है, वो है आपके अवध कमर्शियल बैंक। सीमित मात्रा में जो इंडियंस हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है, ऑपरेट की जाती है, आपको नोट करना है। ठीक है, फिर दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण बैंक आ रही है, जो बैंक वर्तमान में बड़ी महत्वपूर्ण बैंक है 1894 के अंदर आपकी बैंक आ रही है, जिसको बोलते हैं पीएनबी। क्या बोलते हैं, 1894 स्थापना, एक बैंक की स्थापना हो रही है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है जिसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसको पीएनबी बोलते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं पीएनबी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां से, देखो अधिकांश बैंक का मुख्यालय कहां पर, अधिकांश बैंक का मुख्यालय आपके मुंबई के अंदर है, पर पीएनबी दोस्तों बैंक है इसका मुख्यालय आपके जो न्यू दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान रखना। ठीक है, पहला ये तो आपके सीमित मात्रा में इंडियंस द्वारा संचालित था ना, भारत द्वारा संचालित पहला पूर्ण बैंक कौन सा, ये वाला। ठीक है, पहला पूर्ण रूप से ना, पहला पूर्ण रूप से इंडियंस द्वारा, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक। तो पूर्ण रूप से इंडियंस द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है, सवाल दोनों अलग अलग है। ठीक है, पूछे आपसे इंडिया द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है, वो अवध कमर्शियल बैंक है, सीमित मात्रा में। अगर पूछा आपसे पहला पूर्ण रूप से इंडिया द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है, तो वो आपके पंजाब नेशनल बैंक है, आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूं केवल संचालन दोस्तों आत्मा है, अभी भी बैंक पर स्वामित्व हमारा नहीं है। ठीक है, बैंक की ओनरशिप जो है आपके मालिकाना जो हक है वो हमारा नहीं है, केवल संचालन करने की जिम्मेदारी भारतीय के हाथ में। ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिएगा, आप यहां पर लिख लीजिए कि जो स्वामित्व जो है ना वो अभी भी भारतीय के हाथ में नहीं है। ठीक है, जो ओनरशिप है आपकी, जो ओनरशिप है वो जो भारतीय के हाथ में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनरशिप अभी भी हमारे पास में नहीं है ना, केवल संचालन करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, ऑपरेट इंडियंस कर रहे हैं, पर पैसा दोस्तों अभी भी आपके विदेश का लगा हुआ है। ठीक है, पैसा अभी भी आपके विदेशी है, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछूं आपसे पहला बैंक कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, असफल हो गया। उसके बाद तीन चार बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ बंगाल 6 के अंदर, बैंक ऑफ 1806 के अंदर, बैंक ऑफ आपके बॉम्बे 1840 के अंदर। ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास 43 के अंदर, बैंक ऑफ इलाहाबाद 65 के अंदर। उसके बाद मैंने कहा अवध कमर्शियल बैंक, सीमित मात्रा में जो इंडियंस है संचालित आपके पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। और पूर्ण रूप से पूछो पहला बैंक कौन सा, आपके पंजाब नेशनल बैंक है, पर अभी भी स्वामित्व आपके भारतीय के पास नहीं है, स्वामित्व दोस्तों अभी भी आपके विदेशों के पास में। भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक कौन सा, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लिखिएगा 1911 लिखिए, नंबर कौन सा, नंबर आपके 5वां हो गया। लिखिए नंबर 5वां लिखना 1911 लिखिए, नंबर 5 लिखिए 1911। पूछूं आपसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
देखिए भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक, देखिए भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक जिस पर इंडियन ओनरशिप होगी वो पहला बैंक कौन सा होगा, वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होने वाला है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 1911 दोस्तों आपकी स्थापित हुआ। अब दोस्तों ये समस्या आ गई कि आपके जो बैंक जो आपके जो नोट जारी करने वाली समस्या, आपके मतलब कि कौन आपके करेंसी इशू करेगा, कहां दोस्तों नोट छपेंगे, कहां पर करेंसी इशू होने वाली है, कहां दोस्तों आपके नोट जारी होंगे आपके, वो कौन सा बैंक करने वाला है, ठीक है। तो फिर दोस्तों एक बैंक की स्थापना भारत में होती है, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो वर्तमान आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हो ना, वो सारे काम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करती थी। सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके कौन सा है, नोट इशू करना, सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसी के हाथ में था, ठीक है। ये दोस्तों बैंक 1921 में स्थापित होती है। तो शुरुआती तीन बैंक स्थापित हुए ना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे जो स्थापित हुआ था, इन तीनों को मर्ज किया गया आपस में, और मर्ज करने के बाद में एक नई बैंक बनाई गई, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसका नाम था इसका, 1921 में इसकी स्थापना होती है। तो लिखिएगा नंबर 6 लिखना, आपके नंबर 6 लिखिए 1921 और लिखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कैसे होती है, तो इसकी स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना तीन बैंक के मिलने से होती है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीन जो बैंक हैं, इन तीन बैंक के मर्जर से, इन तीन बैंक के मिलने से एक नई बैंक कौन सी बनती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीन बैंक के मर्जर से बनती है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाने के बाद बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। और 1934 ना 1934 तक भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा था, तो भारत का केंद्रीय बैंक था। मैंने अभी कहा दोस्तों आपसे, जो काम वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, वो सारे काम उसकी स्थापना से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर किया है, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये भारत का वर्तमान, जब दोस्तों हम इसको पढ़ रहे हैं ना 1921 के अंदर, ये भारत का सेंट्रल दोस्तों बैंक है और इसका काम है नोट छापना, ठीक है। दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट काम क्या है, फंक्शन क्या है, और वो है नोट छापना, नोट इशू करना, ठीक है। नोट छापना जो है, नोट छापना ये महत्वपूर्ण काम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट छापने का काम इसी के पास था, जो काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद में उसके पास चला गया, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना होती है, तीन बैंक को मिलाया गया, मर्ज किया गया, फिर आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिफारिश होती है, 1919 के एक्ट में सिफारिश होती है कि भारत के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। वही दोस्तों 1919 एक्ट था ना आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आपके, इस एक्ट में सिफारिश होती है कि भारत के अंदर एक केंद्रीय बैंक जो है, इसका निर्माण होना चाहिए, केंद्रीय बैंक का निर्माण होना चाहिए। यह सिफारिश दोस्तों आपके इस एक्ट में होती है, और इसके निर्माण के लिए 26 के अंदर जो है एक आयोग बनता है, इसको बोलते हैं यंग हिल्टन कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, यंग हिल्टन कमीशन कहते हैं, या फिर इसको शाही आयोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर इसको लिखना आपके, या फिर इसको शाही आयोग कहते हैं। तो यंग हिल्टन कमीशन कह दीजिए या फिर शाही आयोग कह दीजिए, एक ही बात है। यह दोनों कमीशन की स्थापना 26 के अंदर जो है वो स्थापना होती है, आपको नोट करना, ठीक है। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास एक समर्पित सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, कोई बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में काम न करे, एक अलग से सेंट्रल बैंक जिसको बैंक ऑफ बैंक कहा जाएगा, वो एक अलग से होनी चाहिए, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था आपके, इसका जो उद्देश्य था लेना आपके, इसका उद्देश्य है समर्पित केंद्रीय बैंक का निर्माण करना, ठीक है। समर्पित जो केंद्रीय बैंक होगी, सेंट्रल बैंक जो होगी, इसका निर्माण करना जो है वो इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1926 दोस्तों एक शाही आयोग बनता है, कभी-कभी इसको रॉयल कमीशन बोलते हैं, पर अधिकांश जगह इसको यंग हिल्टन कमीशन कहते हैं। और इसने कहा था कि भारत के अंदर एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पे आपके, इसी की रिकमेंडेशन के आधार पे 1934 अधिनियम के द्वारा जो है, अधिनियम के द्वारा छापना, भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। जो आरबीआई जो भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1934 के एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो ये आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 35 से, आपके 1 अप्रैल 1935 से भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और अधिनियम इसका 1934 आपके अधिनियम जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यही दोस्तों लिख लीजिए, इसका मुख्यालय कहां से, इसका मुख्यालय जो है इस समय कहां पर बनाया गया, जो कोलकाता है, यहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों 2 साल बाद क्या हुआ, आपके 37 के अंदर जो है इसका मुख्यालय कहां पहुंच गया, मुंबई के अंदर पहुंच गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहले मुख्यालय कहां से, कोलकाता के अंदर था, पर वर्तमान मुख्यालय कहां पर आपके मुंबई के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पहले दोस्तों पाकिस्तान भी इसी के अंदर काम कर रहा था, जो बर्मा जो म्यांमार जो है ना, वो भी इसी के अंदर था। जो बर्मा है इस समय, बर्मा जो आपके म्यांमार जो है, ये भी बर्मा के लिए भी क्या है, बर्मा के लिए भी सेंट्रल बैंक कौन सी है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1937 के अंदर अलग हो जाएगा। पर जब इसकी स्थापना हो रही है उस समय म्यांमार जो देश है ना आपके, उस देश का भी सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो वो किस किस देश का सेंट्रल बैंक रहा हुआ है, तो भारत का रहा हुआ है, पाकिस्तान का भी रहा हुआ है, और जो बर्मा म्यांमार इसका भी रहा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, और बांग्लादेश था उसका भी रहा हुआ है, ठीक है। तो इन चारों का जो सेंट्रल बैंक है वो पहले कौन सा था, वो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों मुद्दा आता है कि भाई इसका दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अब जो काम इसके पास, जो काम आपके इससे पहले किसके पास था, इससे पहले जो इंपीरियल बैंक के पास काम था ना, जो नोट को छापने वाला काम था, वो काम किसके पास है, वो काम अब जो है किसके पास आ चुका है, वो काम अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ चुका है। लिखिएगा इसका कार्य क्या है, इसका कार्य हो चुका है नोट इशू करना, जो है नोट इशू करना कार्य हो चुका है, नोट को छापना कार्य हो चुका है, ये आपको नोट करना है। तो जो काम इंपीरियल बैंक कर रही थी, तो कभी सवाल आ गया ना कि इंपीरियल बैंक के कार्यों का प्रतिस्थापन किस बैंक से किया गया, और ऑप्शन नंबर अगर 1 हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अधिकांश लोग सोचेंगे कि उसका नाम बाद में ये हो गया, तो ये होगा नहीं दोस्तों। इंपीरियल बैंक का जो कार्य था उसको रिप्लेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों स्थापित होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों होता है, उसके बाद में आपके भारत दोस्तों आजाद हो गया। तो आजाद दोस्तों होने के बाद में 1949 आपके 1949 में हम एक्ट लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या बोलते हैं, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो आपके 1949 के अंदर आता है दोस्तों आपके। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, इसका हो गया राष्ट्रीयकरण। क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण पूछूं आपसे कि अधिकार किसके पास आ चुके हैं, अधिकार जो है वो गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं, तो वो होता है राष्ट्रीयकरण, ठीक है। निजी बैंक को सरकारी बैंक में चेंज कर देना वो राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। जो निजी बैंक जो होती है आपकी, जो प्राइवेट जो बैंक होती है, इस
प्राइवेट बैंक को किसमें आपके इस बैंक को कन्वर्ट किसमें कर देना, जो पब्लिक बैंक जो होती है, गवर्नमेंट की जो बैंक होती है, इसमें कन्वर्ट कर देना। ये आपके क्या होता है, इसमें चेंज कर देना, ये होता है राष्ट्रीयकरण कहते हैं इसको। ये तो पहला भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक पूछो आपसे, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तारीख कौन सी तारीख छापना, 1 जनवरी 1949 तारीख जो है, इस तारीख को राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 1949 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, देखो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय अंग्रेज भारत के अंदर थे, तो इसके अध्यक्ष आपके रोज बर्गर को बनाया गया था। ठीक है, पर दोस्तों जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद में इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनते हैं, सीडी देशमुख साहब बनते हैं। अभी आगे मैं जब पढ़ाऊंगा इसको तो दिखाऊंगा, अभी तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद में सुनो, जो इंपीरियल बैंक था ना उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जो भारत जो उपनिवेश रहा हुआ है, जो भारत जो गुलाम रहा हुआ है अंग्रेजों का, उसकी बू जो है, उसकी सुगंध, उसकी दुर्गंध जो है वो उस दोस्तों नाम में रह गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 के अंदर इसका नाम चेंज होता है और इसका नाम हो गया कौन सा आपके, इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लिखिएगा, इसके बाद देखिए आप नंबर कौन सा भाई साहब, ये हम कहां पर थे, ये नंबर 6 हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 7 कौन सा, नंबर 7 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 7 हो गया है। और नंबर 8 इसका राष्ट्रीयकरण हो गया दोस्तों। और नंबर 9 लिखिए, देखिए नंबर 9 लिखिएगा आपके, नंबर 9 लिखिए जुलाई 1995 लिखिएगा, 1 जुलाई लिखिए, 1 जुलाई 1955 पूछूं आपसे, 1 जुलाई 1955 लिखना आपके। जो इंपीरियल जो बैंक था ना, जो इंपीरियल बैंक था, इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, नोट करना। तो जो इंपीरियल बैंक जो नाम था इसका नाम क्या हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है, ये आपको नोट करना। ठीक है, तारीख दोस्तों 1 जुलाई 1955 की तारीख है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तारीख को इसका नाम ये हो चुका है। ठीक है, आपसे पूछूं इसकी जो स्थापना हो रही है उसकी सिफारिश करने वाली कमेटी कौन सी, गोरे वाला कमेटी ना, इसकी जो सिफारिश करने वाली कमेटी है, जो एसबीआई कमेटी, एसबीआई जो है ना, इसकी स्थापना की सिफारिश करने वाली कमेटी कौन सी है, गोरे वाला कमेटी। तो गोरे वाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा ना। तो गोरे वाला कमेटी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय लिखिए आप, जो नरीमन पॉइंट है मुंबई के अंदर, जो नरीमन पॉइंट जो है कहां पर है, मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय। ठीक है, तो नरीमन पॉइंट मुंबई लिखिएगा, यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, देखिए भारत की सबसे बड़ी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है, वो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पब्लिक बैंक कौन सी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके वर्तमान हेड कौन है ना, तो इसके वर्तमान हेड कौन है, दिनेश खारा कौन है, तो इसके वर्तमान हेड कौन है, तो लिखिए दिनेश खारा जो है वो इसके वर्तमान हेड। ठीक है, तो दिनेश खारा साहब जो है वो इसके वर्तमान हेड। ठीक है, तो इस बैंक की ऐप है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज करते हो तो उसकी ऐप आती है योनो ऐप। कौन सी है दोस्तों, योनो ऐप बड़ी महत्वपूर्ण ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो लिखिए फटाक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछूं आपसे तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए फटाक से, एक तो आपकी अर्जुन सीरीज का इतना काम हो चुका है ना भाई साहब, क्या ही बताऊं आपको, बहुत काम हो चुका है। सारे क्वेश्चन मैं ही तैयार कर रहा हूँ, उसको हिंदी इंग्लिश मीडियम में तैयार करना, टेस्ट सीरीज तैयार करना, बहुत काम है। शाम को 8 बजे एसएससी, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र 2.0 के हर बच्चे को अर्जुन सीरीज जो है वो पढ़नी चाहिए, ढंग से पढ़नी चाहिए। आपका हर सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा उसके अंदर जो है, और कुछ नया भी सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये जरूर पढ़ना आप लोग ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ आपके स्लोगन टाइप भी होते हैं ना, जैसे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स स्लोगन है, ए बैंक फॉर कॉमन मैन, ये भी स्लोगन है इसका। अगर आप चाहो तो मैं लिखाऊं, अगर आप चाहो तो बताओ मुझे। कुछ स्लोगन लिख लीजिए इसके। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ठीक है, ए बैंक टू कॉमन मैन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना उसके स्लोगन है। ठीक है, उसके स्लोगन है ए बैंक टू कॉमन मैन, या फिर प्योर बैंकिंग नथिंग दोस्तों एल्स। आपके कोई और बताओ, कोई और अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ मुझे इसके अलावा। हाँ लिख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की बड़ी बैंक है, इसलिए थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये स्लोगन है, टैगलाइन। ठीक है, ये टैगलाइन इसकी होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ए बैंक टू कॉमन बैंक, ए बैंक टू कॉमन मैन, ए बैंक टू कॉमन मैन, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी,
1955 की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी है यहाँ पर। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में होती है। नरीमन पॉइंट मुंबई में इसका मुख्यालय। भारत सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। दिनेश खारा सबसे बड़ी पब्लिक बैंक है। दिनेश खारा इसके हेड है। योनो ऐप इसका हेड है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1964 लिखेगा। इसके बाद में 1964 के अंदर एक बैंक की भारत में स्थापना होती है और उस बैंक का नाम है आईडीबीआई का है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिखिए आईडीबीआई जो इसकी स्थापना होती है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1964 के अंदर जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है ना। इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी जी आती है सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर, और वो दोस्तों जो 14 बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण करती है, ठीक है। वो तारीख कौन सी, वो तारीख लिखिए आपके, वो तारीख लिखिए 19 जुलाई। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें वर्तमान तक आना है। 19 जुलाई 1969 पूछा आपसे, इस तारीख को 14 बैंक का होता है, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। इस तारीख को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई की तारीख 1959 1969, आपको ध्यान है, ठीक है। किस बैंक का किया जाएगा, कोई तो आधार होगा ना कि भाई ये बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण होने वाला है, कोई दोस्तों आधार तो होगा, ठीक है। जिसकी जमा राशि, जिस बैंक की जमा राशि 50 करोड़ से अधिक होगी उनका दोस्तों होने वाला है, ठीक है। आपके आधार क्या था, इसका आधार था 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक जमा राशि। जिस बैंक की भी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक होगी उसका हम राष्ट्रीयकरण करने वाले हैं। ऐसी 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों दोबारा इसका सेकंड चरण और आता है, इसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की जो 6 बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण होता है। बात थी 1980 की, ठीक है। लिखिएगा 15 अप्रैल 1980, लिखिए 15 अप्रैल 1980 पूछूं आपसे, 15 अप्रैल 1980 लिखना। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका आधार क्या है, देखो ये 6 का हुआ, 14 का हुआ, ये तो आजकल हर कोई याद करने लग गया है। आजकल सवाल यहां पर फंस सकता है भविष्य में, उम्मीद है कि आधार पूछ ले आपसे, किस आधार पर राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जिनकी जमा पूंजी कितनी थी आपकी, 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, 200 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि, 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण होता है। 200 करोड़ रुपए से अधिक जो आपके जमा राशि वाले जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 15 अप्रैल 1980 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बैंक जहां से अक्सर आपके एग्जाम का सवाल बनता है, और वो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। मैं फिर कह रहा हूं ये इतिहास चल रहा है, ठीक है। मैं इस इतिहास में क्रम के अनुसार सभी बैंक आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा फिर घटना होती है 12 जुलाई 1982 को, और इस तारीख को लिखिए, इस तारीख को एक बैंक की स्थापना होती है नाबार्ड, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड हम ऐसे लिखते हैं, नाबार्ड। बिल्कुल ईद की शुभकामनाएं आप सभी को, जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको भी ईद की शुभकामनाएं। तो नाबार्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है, लिखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब एक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक बनाएगी दोस्तों नाबार्ड। यह बैंक आपको और मुझे कोई पैसा दोस्तों नहीं देती है ना। कभी आपके दिमाग में गुरुजी बैंक है दोस्तों, आप इसमें लोन लेने जाओगे, नहीं दोस्तों, ये आपको मुझे लोन नहीं देगी। आप दोस्तों आपको मुझे लोन देने वाली संस्थाएं जो बैंक होती हैं उनको लोन ये देती है, ये मदर बैंक है। इसका काम लोन देना किसको है, जो लोन आपको मुझे कोई बैंक देती है ना, उन बैंकों को लोन कौन देता है, बैंकों को लोन आपके नाबार्ड। देखो यहां बैठा है नाबार्ड, उसके नीचे बैठी कौन, आपकी वित्तीय संस्थाएं, जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका काम क्या है, इनका काम होता है लोन बांटना। और यहां पर हो गए उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो लोन लेने वाले। तो आप और मैं इससे लोन लेते हैं, इसको लोन देने वाला कौन, नाबार्ड होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर सर्वोच्च संस्था कौन सी, नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कमेटी की सिफारिश पर होती है, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर, लिखिएगा शिव रमन समिति जो है इसकी सिफारिश पर लिखना। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, ये आपको नोट करना है। इसको नाबार्ड कहते हैं, इंग्लिश में ये भी आपसे पहले पूछ लेता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर, तो मुंबई में इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में इसका मुख्यालय। और केवी साजी लिखना, केवी साजी जो है वो वर्तमान में इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केवी साजी साहब वर्तमान में इसके हेड है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो वर्तमान हेड कौन है, केवी साजी, आपको नोट करना है। तो 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। सिरवन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई के अंदर है, और केवी साची जो है वो इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी साल दोस्तों एक बैंक और स्थापित हो रही है, और वो है 1982। इसी साल एक बैंक और स्थापित हो रही है, और वो बैंक है कौन सी, आपकी 1982 के अंदर एक्जिम बैंक। कौन सी बैंक है, जो एक्जिम बैंक है, इसकी भी स्थापना 1982 के अंदर हो रही है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1982 के अंदर एक्जिम बैंक की स्थापना है। देखो एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है, इन का मतलब इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो यह बैंक कैसी बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कौन सी है, यह बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, मतलब वो बैंक जो कि आयात निर्यात करती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। वही दोस्तों मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, कहां पर, जो मुंबई है वहां पर इसका मुख्यालय है। एक्सिम बैंक का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण बैंक है 1990 के अंदर उसकी स्थापना होती है, सिडबी बैंक की। कौन सी, इसके बाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैंक जिसका नाम 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और बैंक का नाम क्या, सिडबी का नाम है। सिडबी बैंक का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल लिखना, एस फॉर स्मॉल, स्मॉल इंडस्ट्रियल लिखना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है ना। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं आपके लघु उद्योग लिखना, लघु उद्योग विकास बैंक जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी दोस्तों खास बात ये है कि इसका मुख्यालय पता है कहां पर है, हाँ इसमें भारतीय लिख लो ना, भारतीय लघु उद्योग, भारतीय
लघु उद्योग विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इसकी खास बात यह कि इसका मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ के अंदर का है। नवाबों की नगरी जो लखनऊ है वहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय तो लखनऊ के अंदर है। ऐसी दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है उनको लोन देने का काम तो इसका होता है। पहले दोस्तों योजना स्टार्ट हुई मुद्रा योजना, अगर आपको याद हो तो मुद्रा योजना स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके लिए जो लोन देने वाली संस्था, मुद्रा में होता क्या है, स्मॉल आपके मीडियम इंडस्ट्री आपको उनको लोन देते हैं। तो मुद्रा योजना का जो इंप्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी थी वो कौन सी थी आपके, वो सिडबी बैंक थी। आज तो उसके बाद तो मुद्रा बैंक बन गई अलग से, पर मुद्रा बैंक की शुरुआत में जो कार्यान्वयन एजेंसी थी आपके लोन देने वाली एजेंसी थी वो कौन, सिडबी बैंक थी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है। देखो है तो ये फैक्ट रसगुल्ला, पर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है सारे के सारे ना। तो लिखिए सिडबी बैंक की बात करूं आपसे, सिडबी बैंक इसकी स्थापना 1990 के अंदर होती है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका नाम है। और लखनऊ जो है यहाँ पर क्या है, सो लखनऊ में इसकी लखनऊ जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ में इसका मुख्यालय ये भी आपको नोट करना है, लखनऊ में इसका मुख्यालय ये भी आपको नोट करना है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। 1990 हाँ अप्रैल के महीने में होती है ना, अप्रैल के माह में होती है, 2 अप्रैल की तारीख को ना, अप्रैल के माह में 2 अप्रैल की तारीख है, इस तारीख को इसकी स्थापना होती है। और लिखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, पूछूं अगर आपसे कि स्टार्टअप इंडिया है, देखिए स्टार्टअप इंडिया है, इसको लोन देना है, मेक इन इंडिया करना है, जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देना है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी कौन सी होती है, वो होती है हमारी कौन सी, सिडबी बैंक होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों 1990 तक की बात आपके सामने यहाँ पर देखिए। इसके दोस्तों अगले साल क्या हुआ हमारे यहाँ पर, दोस्तों आपके हमारे यहाँ पर देखना 1991 बैंक का बदलता स्वरूप देखिए आप दोस्तों। इससे पहले जो है, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले तो भारत जो है समाजवाद की ओर था। हमने शायद पहली क्लास में पढ़ा था, आपसे मैंने कहा था 1991 में एलबीसी हम अपनाते हैं। 1991 के बाद हमारा झुकाव पूंजीवाद की ओर हो चुका है, पर इससे पहले हमारा झुकाव किसकी ओर था, समाजवाद दोस्तों की ओर था, जहां पर अधिकांश रिसोर्स के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जहां पर लाइसेंस, जहां पर परमिट्स हो, जहां पर कोटा जब्त होता है, जहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमारा झुकाव किस ओर था, हमारा झुकाव जो है समाजवाद की ओर झुकाव दोस्तों हमारा। और यहाँ पर जो है सरकार की जो पावर थी, सरकार का जो हस्तक्षेप था वो अधिक था, ठीक है। और इसी कारण जो है, इसी कारण हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का ना। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी कारण हुआ था हमारे यहाँ पर 1969 में हुआ, 1980 के अंदर हुआ है। तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का इस कारण हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। पर दोस्तों जब हम 1991 में हमने एलबीसी को अपना लिया और तो हम लिबरल, दोस्तों हम लिबरल हो गए थोड़ा बहुत आपके, तो उसके बाद झुकाव किस ओर हो गया है, उसके बाद झुकाव हमारा कहाँ पर हो गया है, झुकाव हमारा पूंजीवाद की ओर, दोस्तों पूंजीवाद की ओर झुकाव हो चुका है, ठीक है। पूंजीवाद की ओर झुकाव हो चुका है। इसमें दोस्तों निजीकरण जो है ना, निजीकरण जो है ये हावी हो चुका है। मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकार का जो हस्तक्षेप कम हो चुका है, ठीक है। सरकार जो है वो यहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है, सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूंजीवाद की ओर झुकाव हो चुका है, सरकार का कंट्रोल कम हो चुका है यहाँ पर। निजीकरण दोस्तों आपके इसको बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। यही कारण दोस्तों वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में आप देखना विनिवेश हो रहा है, ठीक है। इस दोस्तों इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट दोस्तों अपनी जो आपकी कंपनी जो है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें अपने शेयर बेच रही है ना। आप देखना जहां पर 90% है वहां पर 80% कर रही है, इस इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। बैंकों का मर्जर हो रहा है, विलय हो रहा है दोस्तों ना, बैंकों का अधिग्रहण हो रहा है। आप देखना ये सारे काम हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है विलय, अब हो रहा है अधिग्रहण, क्या हो रहा है अधिग्रहण, अब हो रहा है विनिवेश, इस इन्वेस्टमेंट। ये सारे किसकी निशानी है, ये सारे की सारे जो है वो पूंजीवाद की निशानी है। सरकार का हस्तक्षेप कम हो रहा है, सरकार अपनी होल्डिंग कम कर रही है, सरकार जो शेयर होल्डिंग है वो सरकार कम कर रही है अपना। प्राइवेट सेक्टर मजबूत दोस्तों हो रहा है। आप देखिए वर्तमान में एचडीएफसी बैंक दोस्तों आपके मोस्ट पावरफुल बैंक के रूप में सामने आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों आपके ये और पावरफुल बैंक बन रही है ना। तो विलय हो रहा है, जो प्राइवेट बैंक आपको बड़ी बड़ी बैंकों को मर्ज कर रही है अपने अंदर, खुद बड़ी बैंक बन रही है ना। जो पहले साफ था वो एनाकोंडा बन रहा है। ये सब काम यहाँ पर हो रहा है, विलय हो रहा है, अधिग्रहण दोस्तों हो रहा है और विनिवेश यहाँ पर हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट जो वो यहाँ पर हो रहा है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसी दोस्तों कड़ी के अंदर 1993 के अंदर न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मतलब किसमें आपके पीएनबी के अंदर विलय हो गया, ठीक है। देखिएगा अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार विलय हुआ है, वो सारे विलय मैं दिखा रहा हूँ आपको। लिखिए हम विलय की बात करें, हम मर्जर की बात करें, तो कुछ मर्जर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए फर्स्ट 1993 जो आपके न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मर्जर किसमें होता है, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है इसका मर्जर हो चुका है, इसका विलय हुआ पीएनबी बैंक, इसका हुआ पीएनबी जो बैंक है उसमें विलय हो गया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो चुका है, पीएनबी बैंक में हो चुका है 1993 के अंदर। अभी दोस्तों कुछ सालों पहले की बात है, मतलब 17 की बात है आपकी, देखिएगा अभी कुछ सालों पहले की बात है, 1 अप्रैल 2017 की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी ब्रांच थी। जैसे दोस्तों मैं जहां पर रहता हूं ना, उसका पहले नाम था उस बैंक थी यहाँ पर स्टेट बैंक, उसका नाम था एसबीबीजे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर एंड जयपुर, उसका नाम था पहले, अब उसका नाम हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे दोस्तों भारत में आपके बहुत सारी बैंक, जैसे कि आपके बीकानेर जयपुर हो गए, इसके अलावा आपके पटियाला हो गया, इसके अलावा आपके त्रावणकोर हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सबका भी मर्जर किसमें हो चुका है, इन सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो लिखिए आप जो है, लिखिए लिखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे, ये पहले नाम था, ये नाम पहले था ना। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सबको मिलाया जाएगा ना, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये 5 जो बैंक थी ना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, त्रावणकोर, पटियाला, मैसूर, हैदराबाद, इन 5 बैंक को विलय किया गया किसके अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अब इनका नाम क्या है, अब इनका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर एक और बैंक जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक, कौन सा था, भारतीय महिला बैंक था, इसका भी मर्जर होता है, ठीक है। एक बैंक और है इसका नाम भारतीय महिला बैंक, इसका भी मर्जर किसमें हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये इस तारीख को ये 6 बैंक मिलकर के एक बैंक बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और जो भारतीय महिला बैंक आपकी, इन सबका मर्जर किसमें हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है। अब इनका नाम चेंज हो चुका है। आपका मेरा जो अकाउंट होगा अगर एसबीआई के अंदर है तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम होगा, अब एसबीबीजे नाम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ सालों पहले हमारे जो वित्त मंत्री, जो वर्तमान में वही निर्मला जी, उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत में वर्तमान में 4 क्या, भारत में 12 जो आपके वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। भारत
भारत में वर्तमान में 12 दोस्तों आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। इन्होंने कहा है कि जो 10 आपके बड़ी जो गवर्नमेंट बैंक है उनको दोस्तों मर्ज करेंगे आपस में और 4 नई बैंक बनाएंगे। ठीक है, जो 10 बड़ी-बड़ी 10 जो बैंक हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको मर्ज करेंगे और जो बड़ी बैंक बनाएंगे जिससे आपके पूरे विश्व के अंदर हमारी कोई बैंक आ सके। 4 बैंक उनको मिलाया, दोस्तों एक बैंक बनाया तो बैंक बड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो बैंक पूरे विश्व में आपके हमारी तरफ से वो बैंक वहां पर पहुंच जाए, वर्ल्ड की टॉप बैंक में हमारा नाम भी आ जाए। ठीक है, तो यहां दोस्तों अभी हाल ही में आपके पूछूं आपसे, वर्तमान में कितनी आपके वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है वर्तमान में। ठीक है, और योजना किसकी है? योजना है 10 सार्वजनिक बैंकों का आपस में विलय कर 4 बड़ी बैंक की स्थापना करना। ठीक है, ये सपना है हमारा कि 4 बैंक होनी चाहिए, बड़ी-बड़ी बैंकों को मर्ज कर दो दोस्तों, आपकी ये बैंक बनी चाहिए। इसी सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम भी चल रहा है। ठीक है, पीएनबी दोस्तों बैंक जो है वो भारत की सेकंड सबसे बड़ी क्या बन चुकी है? पीएसबी बन चुकी है, पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुकी है। क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में आपकी जो ओरिएंटल बैंक और जो यूनाइटेड बैंक थी आपकी उनका मर्जर किसमें हो चुका है? पीएनबी में हो चुका है। ठीक है, देखिएगा ओरिएंटल बैंक प्लस यूनाइटेड बैंक, इनका मर्जर किसमें हुआ है? इनका विलय लिखिएगा पीएनबी में हो चुका है, पंजाब नेशनल बैंक में। लिखिए सेकंड सबसे बड़ी पीएसबी, सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। ठीक है, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक जो है इनका मर्जर किसमें हुआ है? इनका मर्जर पीएनबी बैंक के अंदर हुआ है। ठीक है, बाकी जो सिंडिकेट बैंक इसमें केनरा बैंक में चली गई। लिखिएगा सिंडिकेट बैंक इसमें चली गई, सिंडिकेट जो बैंक है इसका विलय किसमें हो गया? इसका विलय हो चुका है केनरा बैंक के अंदर। सिंडी बैंक का विलय, तो सिंडिकेट बैंक का विलय हो चुका है किसमें? केनरा दोस्तों बैंक में हो चुका है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक पूछूं आपसे, याद आपको पहली बैंक जो आपकी 65 में स्थापित होती है, इलाहाबाद बैंक जो है 65 में स्थापना होती है, इसका मर्जर इंडियन बैंक में हो चुका है। इसका मर्जर किसमें हो चुका है? इंडियन बैंक में हो चुका है। तो सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में दोस्तों ना। इसके अलावा विजय बैंक और देना बैंक भी हो चुकी है। लिख लो विजय बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखिए विजय बैंक, देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है ना, बीओबी जो ऐप है उसको रोक दिया गया था ना, कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वापस से स्टार्ट हो चुका है पर कुछ दिन के लिए वो रोका गया था, आपको ये याद होगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपको विजय बैंक, देना बैंक आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? वो है एचडीएफसी बैंक। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो वह एचडीएफसी बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके 1975 में एक बैंक और स्थापित होता है जिसका नाम है आरआरबी। शायद आपके गांव में भी देखना आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, बोलते हैं हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखिए आप, नोट लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए आप। लिखिए नंबर फर्स्ट आरआरबी, ये बैंक का इतिहास है। ठीक है, मतलब बैंकिंग सिस्टम आपको सारे दिखा रहा हूं मैं ना। देखिए रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं इसको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसमें 3 सवाल बनते हैं एग्जाम में। पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है? 3 ही सवाल बनते हैं। पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है? पहली बात स्थापना कब होती है। सेकंड क्वेश्चन लिखना आपके, ये वर्तमान में भारत में कहां पर नहीं है? भारत में कहां पर अनुपस्थित है ये? ये थर्ड लिखिएगा, इसमें जो शेयर होल्डर है, जो परसेंटेज की बात करूं आपसे, जो सहयोग जो है कंट्रीब्यूशन कितना, किसका कितना परसेंट है आपके सामने। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में कोई भी बैंक उसको नहीं खुल रही है ना, अब बंद हो चुकी खुलना आपके, जो खुल चुकी है वो खुल चुकी है। ठीक है, बाकी नई बैंक नहीं खोली जाएगी, अब ये तय हो चुका है ना। तो 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी बैंक जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है। ठीक है, भारत में पूछो कहां पर नहीं है, तो सिक्किम और गोवा के अंदर नहीं है। लिखना सिक्किम और गोवा लिखिएगा, यहां पर ही अनुपस्थित है, यहां पर नहीं है। ठीक है, और पूछो आपसे सहयोग किसका लिखना आपके, इसमें 3% 3 भाग में डिवाइड हुए पड़े आपके। इसमें जो परसेंटेज है आपके वो 3 भाग में डिवाइड। ठीक है, एक 50% है, किसी का 15% भी आपके, और किसी का 35% भी यहाँ पर। 50% पूछो किसका आपके, जो भी सेंट्रल बैंक होगी उसका। ठीक है, जो भी केंद्रीय बैंक इसमें होने वाली है। मान लो आपके वहां पर कोई आरआरबी ओपन होती है तो उसमें 50% उस आरआरबी की स्थापना में सेंट्रल बैंक योगदान दे रही है, वो 50% उसमें होने वाली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होगी आपकी वो 50% होने वाली। ठीक है, बाकी तो 15% पूछो आपसे, जो स्टेट गवर्नमेंट होगा इसकी जो हिस्सेदारी कितनी आपकी वो 15% होने वाली। ठीक है, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 15% किसका होने वाला है आपके, वो स्टेट गवर्नमेंट का होने वाला है। बाकी जो 35% बचा हुआ है, जो भी स्पॉन्सर होगा, जो भी इस बैंक का स्पॉन्सर होने वाला है उसका होने वाला है। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक जो होगा आपके, स्पॉन्सर बैंक जो होगा इसका होने वाला है, जो प्रायोजित बैंक होगा उसका होने वाला है 35%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, 50%, 15%, 35%, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। सिक्किम गोवा में भारत के अंदर नहीं है ये। 50%, 15%, 35%, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, 15% बात करूँ आपसे, स्टेट गवर्नमेंट, और 35% पूछूं आपसे तो स्पॉन्सर जो होंगे उनका रहने वाला आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सर बैंक का होने वाला है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने कहां से शुरुआत की, वहां पर आते हैं।
हमने शुरुआत करी कहाँ से, हम आते हैं यहाँ पर देखिए, हमने कहा एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है, अगले 10 मिनट ध्यान से सुनना है, फिर छुट्टी कर देंगे आपके। हमने कहा आपसे सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हमने कहा आपसे जहाँ फाइनेंस का लेन-देन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, उसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे, वित्त जो है वो मनी आपकी जेब के अंदर है और आपकी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, आपके पास पावर है, वो फाइनेंस कहलाती है, ठीक है। और इस फाइनेंस का लेन-देन करने के लिए मार्केट चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। 2 टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होता है, मॉनेटरी मार्केट बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल मार्केट होता है। मॉनेटरी मार्केट में बैंकिंग सिस्टम आता है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करने वाली संस्था शॉर्ट टर्म के लिए है ना। कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आता है, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे बैंकिंग सिस्टम दोस्तों आपके उसका इतिहास में जानना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी 1770 के अंदर भारत में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। ये पहली मॉडल बैंक थी, परसों ये बैंक असफल होती है और इसमें पूंजी विदेशी पूंजी के रूप में इसमें पूंजी होती है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा तो 3 बैंक की स्थापना एक साथ होती है आपके, वो है बैंक ऑफ आपके बंगाल दोस्तों, इसके अलावा बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंक मैंने आपको लिखाई। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना होती है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 40 के अंदर होती है और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 के अंदर होती है, मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद एक बैंक आपकी 1865 के अंदर इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। फिर दोस्तों हम कहां पर आए, 1881 के अंदर आते हैं, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। मैंने आपसे कहा साथियों कि ये भारत के द्वारा संचालित आपकी पहली बैंक थी, पर बहुत ही लिमिटेड संचालित थी। इसके बाद में पीएनबी बैंक की स्थापना होती है 1894 में, दिल्ली में मुख्यालय इसका है। पीएनबी बैंक पूरी तरह से भारत के द्वारा संचालित बैंक थी, पूरी तरह इसको ऑपरेट करने वाले भारतीय थे, पर फिर भी दोस्तों यहाँ पर हमारा ओनरशिप नहीं है, हमारा स्वामित्व नहीं है, आपको नोट करना, ठीक है। भारत के स्वामित्व नहीं था इस बैंक के ऊपर। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1911 के अंदर, इसके ऊपर पूरी तरह ओनरशिप इसकी भारत की, तो भारत के स्वामित्व वाली पहली बैंक 1911 की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है। इसके बाद 3 बैंक जो स्थापित पहले हो चुके, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उन तीनों बैंक का मर्जर हुआ, विलय हुआ और एक नई बैंक सामने आती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है, नोट इशू करने से सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसकी स्थापना 1921 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर दोस्तों 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें कहा गया था कि भारत के पास में एक डेडिकेटेड क्या होना चाहिए, आपके सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए एक शाही आयोग बनाया गया, जिसको यंग हिल्टन कमीशन कहते हैं। इस आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर क्या होता है, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर आपके 1934 में एक्ट आता है और उस एक्ट के बाद में 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। मैंने आपसे कहा जो काम इंपीरियल बैंक कर रहा था, वो सारे काम किसके पास आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दोस्त आते हैं। नोट इशू करना सबसे मेजर काम था, वो मैंने आपसे कहा बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है। उस समय दोस्तों मुख्यालय कलकत्ता के अंदर था, पर 37 में मुख्यालय मुंबई के अंदर आ गया था ना। बर्मा भी दोस्तों उस समय इसी का अधीन था, पर बर्मा बाद में 37 में बर्मा भी आपके अलग देश हो गया था, तो इससे बाहर हो गया, पर शुरुआत में बर्मा इसी का भाग था, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे कि जो हम आजाद होते हैं, आजाद होने के बाद में हमने 1949 के अंदर इसका एक एक्ट बनाया, इसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट के तहत हमने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण कर दिया, किसके अंदर, भारत के अंदर। ये पहला बैंक होगा, मतलब प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक में कन्वर्ट करना राष्ट्रीयकरण होता है, वो हमने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने 1955 के अंदर 1 जुलाई की बात, 1955 की बात है, स्टेट जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसका नाम चेंज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर किया है। और मैंने कहा कि दिनेश खारा दोस्तों इसके हेड है, योनो ऐप इसका ऐप है, भारत की पब्लिक सबसे बड़ी बैंक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और नरीमन पॉइंट मुंबई में इसका मुख्यालय, हमने बात करी, ठीक है। इसके बाद 1964 में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी और उसके 5 साल बाद 19 जुलाई 1969 के अंदर हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया आपके, और 14 बैंक हमने मर्जर कर दिया, जिनकी संपत्ति, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी, वो मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको 1980 के अंदर जिस बैंक की जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी थी, उन 6 बैंकों का हमने मर्जर करा 15 अप्रैल 1980 को, मैंने 1980 को मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। सिरमन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना होती है और केवी साथी इसके हेड है, मुंबई में मुख्यालय इसका, ये हमने बात करी, ठीक है। 1982 में दोस्तों एक बैंक की स्थापना और एक्सिम बैंक की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मुंबई के अंदर है, उसकी स्थापना 1982 में होती है। फिर दोस्तों 1990 के अंदर आपके अप्रैल के माह में एक बैंक स्थापित होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। जो स्मॉल इंडस्ट्री भारत के अंदर उनको लोन देने का काम इसका है, ताकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था सिडबी है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों भारत के अंदर, भारत में आपके 1991 से एलपीसी आया था, उससे पहले हमारे पास परमिट, लाइसेंस, राष्ट्रीयकरण, ये सब कुछ था। 1951 के बाद हम पूंजीवाद पर छूट गए, हमने विनिवेश शुरू करा, हमने विलय शुरू करा, हमने विलय, विनिवेश और आपकी अधिग्रहण शुरू करा। इसी तो कड़ी में हमने 1993 के अंदर जो है जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी उसका मर्जर आपकी जो पीएनबी बैंक था उसमें कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे 17 के अंदर आपके 1 अप्रैल 2070 के अंदर हमने जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था, त्रावणकोर है, पटियाला है, मैसूर है और हैदराबाद जो है, उनका मर्जर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया और जो भारतीय महिला बैंक है उसका भी मर्जर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया। इसके बाद हमारे पास वर्तमान में 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, हमने और भी मर्जर किया ना, जैसे आपके देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया, ठीक है। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मिल चुकी है, इलाहाबाद बैंक आपकी इंडियन बैंक में मिल चुकी है, ओरिएंटल बैंक और आपकी यूनाइटेड बैंक आपकी वो पीएनबी बैंक में मिल चुकी है, जो कि भारत की सेकंड सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की, भारत की सेकंड सबसे बड़ी पब्लिक बैंक बन चुकी है पीएनबी बैंक, हमने आपसे वो पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने आपसे लास्ट पॉइंट और कहा कि 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, आरआरबी की स्थापना होती है। सिक्किम, गोवा में ये नहीं है। इसके अलावा 50% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है और बाकी 35% जो इसके अंदर किसका है, जो स्पॉन्सर बैंक होगी उसका होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या होते हैं वो कल पढ़ने वाले हैं। तो एक बड़ा पोर्शन हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है उसका मैंने पढ़ा दिया आपको, इसका इतिहास, भारत की महत्वपूर्ण बैंक जो है वो आपको आज की क्लास के अंदर मिल चुकी होंगी, ठीक है। बाकी अभी मैं 8 बजे फिर आपसे मिलने वाला हूं, तैयार रहना। 8 बजे शाम को अर्जुन सीरीज की पहली क्लास होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, आराम से सारे पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपको। उसकी पीडीएफ, उसका क्या बोलते हैं टेस्ट जो है आपको कहां पर, उत्कर्ष ऐप के अंदर मिलने वाला है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। बाकी तो ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट। 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं आपको, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जय हिंद, थैंक यू।